तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, जो यूनिट है आपका स्थिर विद्युत की, और इस यूनिट का सेकेंड चैप्टर, जो चैप्टर आपका विद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर का आज हम फोर्थ लेक्चर आपके बीच लेके आए। तो आज के इस लेक्चर में आप बहुत ही धमाकेदार चीजों को क्लियर करने वाले हैं। आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक ऐसा डेरिवेशन को देखने वाले हैं कि कैपेसिटर का एक ऐसा डेरिवेशन है, बोला जाए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। तो एक वो डेरिवेशन देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि संधारित्र क्या होता है, फिर देखेंगे परावैद्युत क्या होता है। परावैद्युत बोले या फिर कोई कुचालक बोले, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि कुचालक क्या होता है, ओके, या फिर परावैद्युत। तो कुचालक या परावैद्युत दोनों चीजें एक ही होती है, ओके। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगाती हूँ, परावैद्युत या कुचालक। परावैद्युत या आपको कहीं कहीं कुचालक भी दिख जाएगी, ठीक है। तो मैंने कल के डिफिनेशन में आपको क्या बताई थी भाई? कल के डिफिनेशन में मैंने बताई थी चालक का। चालक बताते थे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो। लेकिन ये तो कुचालक है, तो कुचालक में सिंपल सा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि जो फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है नाभिक के चारों ओर, उस चीज को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वही चीजें बोला गया है कि जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम हो, उस चीज को हम लोग नाम देंगे परावैद्युत या फिर कुचालक, ओके। तो फटाफट इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम कि वैसा पदार्थ, ये समझाने जैसा कुछ है भी नहीं भाई, बहुत सिंपल डिफिनेशन है। वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, उसे कुचालक या परावैद्युत कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डिफिनेशन कि एक वैसा पदार्थ जिसमें क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में हो, उस चीजों को हम लोग क्या नाम दे देंगे? कुचालक। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई लकड़ी हो गया, कोई रबड़ हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या गया? कुचालक का एग्जाम्पल। ये चीजें तो आपको पता होगी, आपने बचपन से ही पढ़ रखा होगा इस चीजों को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि परावैद्युत अगर बोलेगा कि कोई माध्यम का निकालो, तो वो चीजें मैं कैसे निकालूंगी भाई? तो सिंपल सा मैंने आपको बताई थी, एक परावैद्युत नियतांक एक टॉपिक था आपका। तो उसका एक फॉर्मूला निकला था, एक वो परावैद्युत नियतांक का फॉर्मूला क्या था? K इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम। ये आपका फॉर्मूला निकला था ना। तो उसी फॉर्मूले से मैं आपको विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं कोई परावैद्युत का, तो उसको मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। इससे पहले अब आप लोग क्या जानते हैं भाई कि परावैद्युत नियतांक K इज इक्वल टू एफ नोट बाय एफ एम, ये चीजें आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोले, कोई निर्वात का बल लेने भाई, तो अगर कोई निर्वात का अगर हमसे फोर्स पूछेगा तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि क्यू इंटू ई होता है। लेकिन कोई निर्वात का फोर्स बोले तो मुझे निर्वात का विद्युत क्षेत्र भी तो लेना होगा, यानी कि ई नॉट लेना होगा, ठीक है। अब फिर बात करें आपका एफ एम का, तो एफ एम कोई माध्यम का फोर्स बोला है भाई, तो माध्यम का फोर्स बल इज इक्वल टू जानते हैं क्यू इंटू ई होता है। लेकिन कोई माध्यम का बोला है मुझे लेने के लिए फोर्स, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे माध्यम का विद्युत क्षेत्र भी लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका Q इंटू कोई माध्यम का विद्युत क्षेत्र, ओके। अब सिंपल सा क्या कीजिए, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए इसको। तो K इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है? Q एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आपका क्या आ जाता है? Q और ई एम, ठीक है, कोई माध्यम का विद्युत क्षेत्र। अब इससे जैसे कटाते हैं तो आपका K इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई एम निकल के आ जाता है, पता है नहीं क्यों? क्योंकि जैसे पुट किए ये चीजें कट गई। आपको माध्यम का अगर आपसे कोई विद्युत क्षेत्र पूछे तब कैसे उस चीज को निकालिएगा? तो सीधा सिंपल सा क्या कीजिए कि जो ई एम है ना, कोई माध्यम का विद्युत क्षेत्र, उसको इधर ले जाइए और ई नॉट और बाय कर दीजिए आपके, तो ये निकल गया आपका कोई माध्यम का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपको ये आगे काम आएगी डेरिवेशन में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या कीजिए कि सारी चीजों को नोट करते जाइए। सो आप सारे डिफिनेशन क्लियर तरीके से समझ गए भाई। ये फॉर्मूला कैसा है मैं उसको भी आपको बता दी, क्यों? क्योंकि ये जो आप बस पता होनी चाहिए, उसके बाद इधर आप खुद से सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं और आपका अगला टॉपिक हो जाएगा संधारित्र क्या होता है, ओके।
अब मैं ये सारी चीजों को क्लीन कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा भाई। अब आपका हेडिंग हो जाता है संधारित्र क्या होता है, जिसको हम लोग कैपेसिटर भी बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसर और कैपेसिटर आपने सुना होगा, ये तो इंग्लिश नेम है, फिर भी आप लोगों ने इसको सुन लिया होगा। जैसे कि कैपेसिटर का बात करें ना, सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देती हूँ, फिर आपको बड़ा इजी तरीके से मैं क्लियर कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए भाई, संधारित्र, संधारित्र। ठीक है, संधारित्र को समझना बहुत इजी भाई, ये कैसे रहता है मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप इसको समझिए संधारित्र क्या होता है। संधारित्र आपने सुना होगा कहीं पे, जिसको इंग्लिश में नाम बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं ना, ऐसे करके। कोई बिजली मिस्त्री सब आता है तो बोलता है इसका कंडेंसर खराब हो गया है, कैपेसिटर खराब हो गया है, इसलिए फैन नहीं घूम रहा है, ऐसा करके आपने सुना होगा। ये जनरली फैन में आपको दिखेगा। ठीक है, तो फैन में एक होता है कैपेसिटर टाइप का लगा हुआ, तो कुछ वो आपको ऐसे दिख जाएगा, मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ भाई। सबसे पहले ये फिगर आपको बना देती हूँ, तो एक काम करती हूँ मैं आपको वो भी दिखा दूँ, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, तो एक काम करती हूँ मैं थोड़ा लाती हूँ भाई, ये रहा आपका कैपेसिटर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये रहा कैपेसिटर भाई। ये क्या होता है, इसका दो वायर होते हैं, ये एक वायर ये दो वायर। ठीक है, ऐसे करके आपको लगा हुआ दीजिएगा। ये जो होता है ना, ये इसमें क्या होता है पता है, इसमें जितना भी सारा चार्ज होता है, आवेश होता है, तो ये क्या करते हैं, स्टॉक करके रखता है पहले से। तो मुंडी जैसा उसका ऐसे करके घुमा हुआ नहीं होता है, उसी के अंदर ये रहता है। ठीक है भाई, तो इसका काम होता है कि विद्युत आवेश को ये जमा करता है। ठीक है, तो जैसे ही पंखा बंद होता है भाई, तो ये क्या करते हैं, विद्युत आवेश को छोड़ देता है। जैसे फैन चालू करते हैं तो ये आवेश पंखे में फैला देता है, जिससे क्या होता है, पंखा घूमने लगता है। तो इसका जनरली अगर काम का बात करें तो इस कैपेसिटर का काम होता है वैसी युक्ति जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत आवेश को जमा करने के लिए करते हैं, उस चीज को हम लोग नाम दे देते हैं संधारित्र, जिसको कैपेसिटर या कंडेंसर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपने डिफिनेशन तो क्लियर कर लिया भाई। इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है, इसका काम होता है विद्युत आवेश को जमा करना। ठीक है, तो सिंपल से इसका डिफिनेशन लिखिए, मैं इसको रख देती हूँ। आप डिफिनेशन इसमें सिंपल सा लिख सकते हैं कि एक वैसी युक्ति जिसकी सहायता से हम विद्युत आवेश को संचित करते हैं, उस चीज को हम लोग नाम दे देते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर या संधारित्र या संचक। ठीक है, तो इसका कुछ इतना नाम होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि वैसी युक्ति, इस चीज को क्लीन कर देते हैं, ऐसे ही आपको दिख जाएगी, मैंने तो आपको दिखा दिया भाई। लिखिए आप यहाँ पे वैसी युक्ति जिसका उपयोग विद्युत आवेश को संचित करने के लिए की जाती है, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं संधारित्र। अगर हम इसका सिद्धांत का बात करें भाई, अगर हम इसका सिद्धांत का बात करें तो इसका सिद्धांत क्या होता है आपको पता है। सीधा सीधा अपने सबसे पहले डिफिनेशन तो बड़ा इजी तरीके से क्लियर कर लिया भाई, कि वो जो छोटा व्हाइट जैसा हम आपको दिखाएं उसमें कि उसका काम क्या होता है। मुख्य रूप से उसका काम होता है चार्ज को स्टॉक करना, जिसको हम लोग कैपेसिटर नाम देते हैं, यानी कि चार्ज को क्या करना, जमा करना, उसी चीज को संचित करना भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आपने डिफिनेशन तो बड़ा इजी तरीके से क्लियर कर दिया भाई। अब आपको क्या करना है, इसका सिद्धांत तो ले चलते हैं आपको सिद्धांत की ओर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे सिद्धांत, स्टार्ट मार्क दीजिए, यहाँ लिखिए आप सिद्धांत। सिद्धांत को अब आप समझिए। ठीक है, सिद्धांत कहता है कि यह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि कोई भी संधारित्र जो होता है उसमें आप आवेश जमा करते हैं, तो वो आवेश अगर उसमें आरोपित विभवांतर का समानुपाती हो जाए, तो उसी चीज को हम लोग नाम दे देते हैं इसका सिद्धांत। तो सिंपल से इसका सिद्धांत क्या कहता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका विभवांतर हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा इसका सिद्धांत में आप लिखिएगा कि यह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि किसी भी संधारित्र में संचित आवेश और उसके आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, यानी कि आप इसको जितना बढ़ाइएगा आपको विभवांतर भी उतना बढ़ेगा, इसको जितना घटाइएगा तो ये भी आपका उतना घटेगा। ठीक है, तो सिंपल सा यही कहता है इसका सिद्धांत। ओके, तो इसका सिद्धांत लिखते हैं। अब हम भाई इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, तो फटाफट लिखिए आप यहाँ पे, यह इस सिद्धांत
पर कार्य करती है कि संधारित्र में संचित आवेश उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के क्या हो जाता है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जैसे ही आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो यहाँ पे इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है C, जो कांस्टेंट का आपका यहाँ पे नाम हो जाता है। चूंकि देखिए यहाँ पे लिखिए धारिता या आपको कहीं कहीं क्षमता दिख जाएगी। ठीक है, धारिता या क्षमता यहाँ कहने का मतलब है भाई कि ये क्या है, ये C है भाई। सी आपको मैं अभी क्लियर कराऊंगी कि ये धारिता या क्षमता ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा। सिंपल सा आपने जो व्हाइट वाला होता है जो कैपेसिटर, उसमें क्या करते हैं, चार्ज को स्टॉक करते हैं, उसी चीज को हम लोग संधारित्र नाम देते हैं भाई, कैपेसिटर बोले हम। और फिर अगर उसको सिद्धांत की बात करें तो वो जितना आवेश उसमें जमा होगा, अगर आप उसको आरोपित विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं, यानी कि समानुपाती कर देते हैं, तो उसी चीज को हम लोग इसका सिद्धांत नाम दे देते हैं। सिंपल सा मैंने अभी देखा कि उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया, कांस्टेंट आया सीबी, और सी इज इक्वल टू धारिता या क्षमता हो गया। अब ये धारिता या क्षमता क्या होता है मैं आपको अभी क्लियर कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। अब मैं ये सारे चीजों को क्लीन कर देती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि धारिता या क्षमता क्या होता है भाई। धारिता या क्षमता बहुत सिंपल है, ऐसे ही डिफिनेशन में क्लियर करा दूंगी आपको बहुत इजी तरीके से, आप चुटकियों में डिफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मेरा डिफिनेशन बहुत छोटा छोटा होता है भाई, उस तो छोटे से चीज में आपको सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा के दे देती हूँ। ठीक है, तो ये भी डिफिनेशन कुछ वैसे ही है, सिंपल सा। आप क्या कीजिए, इसमें अगर आप 1 वोल्ट विभवांतर प्रभावित कराते हैं ना, यानी कि इकाई विभवांतर अगर आप धारा प्रभावित कराते हैं तो उसमें जो भी चार्ज जमा होता है उसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं पता है, धारिता या क्षमता। बोले नहीं समझ में आए, समझाते हैं ना भाई, तो सिंपल सा पहले हेडिंग तो लगा लीजिए, मैंने तो आपको वैसे ही भी बोल दी। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, हेडिंग इसका क्या हो जाता है, धारिता या क्षमता। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धारिता या क्षमता। धारिता या क्षमता, ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं पहले इसमें वी लगा दी भाई। अब ये धारिता या क्षमता क्या होता है, धारिता या क्षमता होता है कि किसी भी संधारित्र में अगर आप इकाई विभवांतर आवेश प्रभावित करवाते हैं तो वो संधारित्र में जितना मेरा आवेश जमा होगा उसी चीज को हम लोग नाम दे देंगे धारिता या क्षमता। इकाई विभवांतर यानी कि 1 वोल्ट धारा अगर आप प्रभावित करवाते हैं उस संधारित्र में, तो वही जो कैपेसिटर है उसमें जितना मेरा चार्ज स्टॉक होगा 1 वोल्ट धारा प्रभावित करने पर, उसी चीज को हम लोग क्या नाम दे देंगे, धारिता या क्षमता। डिफिनेशन क्लियर हो गया ना भाई। डिफिनेशन क्या कहता है, सिंपल सा आप यहाँ पे लिखेंगे, जब किसी संधारित्र में इकाई विभवांतर आरोपित की जाती है तो संधारित्र में संचित आवेश को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, धारिता या क्षमता। फटाफट इसका डिफिनेशन लिखिए आप। डिफिनेशन लिखिए कि जब किसी संधारित्र में इकाई विभवांतर आरोपित की जाती है तो संधारित्र में संचित आवेश को धारिता या क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे किसी से डिनोट किया जाएगा भाई, इसे सी द्वारा सूचित की जाती है।
इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, आपने यहाँ तो सारी चीजें क्लियर कर लिया भाई। अब आपको क्या करना है, आपने ताजा ताजा फॉर्मूला देखा है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने तो बड़ा इजी तरीके से आपको बता दी भाई, जैसे इसके पहले बताई थी उसी से मैं इसको फॉर्मूला निकालूंगी। मैंने संधारित्र का जब बताया था आपको सिद्धांत के बारे में, तो उसमें मैंने फॉर्मूला निकाली थी ना, वो फॉर्मूला क्या निकला था, Q इज इक्वल टू सी इंटू बी निकाले थे। वो फॉर्मूला क्या निकला था, Q इज इक्वल टू सी इंटू बी। लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए क्या भाई, मुझे चाहिए C का मान। क्यों, क्योंकि C ही तो है मेरा धारिता या क्षमता, तो यहाँ पे है मेरा धारिता या क्षमता, तो मुझे धारिता या क्षमता चाहिए। धारिता या क्षमता इज इक्वल Q बाय भी, ठीक है। कैसे भाई, ये मुझे C चाहिए और C को इधर ही रखते हैं, V को जैसे इसके बाय में लेके जाते हैं, तो ये क्या आ जाता है Q बाय भी, ऐसा आपको कुछ दिख जाएगी। ओके, अब सिंपल सा अगर आपको यहाँ पे समझ ना आ रही हो तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या कीजिए, सी भी इज इक्वल टू क्यू कर दीजिए। मुझे चाहिए सी का मान, अब यहाँ पे क्यू अब यहाँ भी आ गया। यही चीजें मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। बस यहाँ पे ये सी भी इधर है और क्यू इधर है, वही चीजें आपको अगर उल्टा लग रही हो तो इससे दिक्कत नहीं लेना है आपको। ओके, अब सिंपल सा आप इस फॉर्मूले से कैसे इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, मैं आपको वो भी चीजें अभी क्लियर करके देती हूँ, ठीक है। तो ऐसा यूनिट निकालना बहुत इजी भाई। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको एक बॉक्स बना लीजिए ब्लैक पेन से। क्यों, क्योंकि ये जो बॉक्स बनाता है ना, तो ये जितना भी सारा संधारित्र कैपेसिटर के रिलेटेड जो भी डेरिवेशन आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है और उसमें ये फॉर्मूला का यूज होना तय है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको क्या कीजिए, एक बॉक्स में घेर लीजिए। बस घेरना नहीं है, आप पूरी याद रखना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस फॉर्मूले से मैं इसका एसआई मात्रक निकालती हूँ। तो एसआई मात्रक का बात करें अगर, इसका एसआई मात्रक किसका भाई, धारिता या क्षमता का एसआई मात्रक, तो ये चीजें क्या हो जाएगी, कूलम पर वोल्ट हो जाएगी। अगर आप दिमाग लगाएं तो ऐसा कैसे भाई, ये जो Q है वो कूलम हो गया, अब इसका ऐसे मतलब कूलम भी तो होता है, वोल्ट जो है वो वोल्ट हो गया। जैसे ही वोल्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट। ओके, तो यही चीजें मैंने बस यहाँ पे की है, तो वही चीजें आपको लिखनी है। और एक होता है, या फिर आपको कहीं कहीं फेराड दिख जाएगी तो आप एफ सिंबल से लिख सकते हैं, ठीक है। तो धारिता या क्षमता का ऐसे ही मात्रा आपको फेराड या फिर कूलम पर वोल्ट दिखती है, दोनों चीजें सही है। तो ज्यादातर फेराड दिखेगी आपको बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में भले आपको क्वेश्चन डबल पूछता है, लेकिन ऑप्शन बड़ा घुमा के देता है भाई। तो बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स हो तो सतर्क रह जाइए पहले ही, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये फॉर्मूले को। अब क्या करना है, सिंपल सा इस फॉर्मूले से मैं इसका विमीय सूत्र कैसे निकालती हूँ, जिसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाता है, जिसको वीमा बोला जाता है। तो आप देखिए सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए, जो कूलम पर वोल्ट है, कूलम पर वोल्ट, ये जो कूलम होता है उसको हम एम्पियर सेकंड में तोड़ सकते हैं। मैं रामबन तरीका आपको बता दी थी पहले ही, ठीक है। जैसे ही मैं कूलम को तोड़ती हूँ वो एम्पियर सेकंड में टूट जाता है भाई। जैसे वोल्ट, आप एक देख लीजिए, आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे प्रूव करके निकलता है, उस तरह आप सारी चीजों को कर सकते हैं। जहाँ कहीं वोल्ट दिखे, जूल दिखे, न्यूटन दिखे, उस जगह क्या लिखते हैं, मैं ये सारी चीजें आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूज होगा उसका, मैं वो भी एक बार आपको बताते चलती हूँ, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलम लिखना है और इस पे पावर -1 है। अब आप बोलते हैं ये वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलम, ये कहाँ से टपका दिया आप, तो आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू होता है भाई। तो ये जो W होता है उसका ऐसे मात्रक, यानी कि कार्य जो होता है उसका ऐसे मात्रक जूल होता है, ये आवेश होता है इसका ऐसे मात्रक कूलम होता है, तो ये हो जाता है जूल पर कूलम। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इतना सा तो आपको समझ में आ गया होगा ना, मैंने कहाँ से लिखा जूल पर कूलम। अब आपको क्या करना है, सिंपल से इसके आगे की ओर बढ़ना है। तो आपने पढ़ा है जूल की जगह केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जूल की जगह हम ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम्पियर सेकेंड, और यहाँ पे जूल, जूल की जगह, जूल की जगह आपको क्या लिखनी है, सिंपल सा यहाँ लिखना है आपको केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, और कूलम की जगह आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड, लेकिन पावर माइनस में है तो ये जो हो गया पावर माइनस में, और इसके ब्रैकेट के भी पावर माइनस में, तो आपको पावर माइनस में लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, पावर माइनस में है, जो चीजें माइनस में वो चीजें प्लस में हो जाएगी, जो चीजें प्लस में रहेगी वो चीजें माइनस में हो जाएगी। बस पावर माइनस का यही काम है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके आगे की स्टेप की ओर चलना है। मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन दे देती हूँ भाई, ठीक है, ताकि आपको इधर सारी चीज समझ में आ जाए। तो एम्पियर सेकेंड की जगह एम्पियर सेकेंड ही रह जाएगा, ये केजी जो है उसको जगह केजी ही रहने दो अभी, और मीटर स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने देते हैं भाई। ये जो सेकेंड स्क्वायर है और ये जो सेकेंड मिलके क्या हो जाएगा, सेकेंड पर पावर -3, कैसे, ये रहा -2 और ये रहा -1, मिलके क्या हो जाएगा -3, और एम्पियर पर जो है वो एम्पियर पर पावर -1 ही रहेगा, लेकिन पावर यहाँ पे -1 है। अब क्या करना है, सिंपल सा पावर -1 है, जितना जितना यहाँ पे पावर प्लस है वो पावर माइनस में हो जाएगा, और जो पावर माइनस में वो पावर प्लस में हो जाएगी। पावर का तो यही तो काम रहता है भाई। तब आपको वही करना है, एम्पियर सेकेंड इज इक्वल टू क्या कर देनी है, केजी पे यहाँ पे +1 है, अरे कुछ नहीं है तो वहाँ पे +1 है, तो ये की चीजें क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर वो चीजें प्लस है आपका, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, मीटर पर पावर -2 हो जाएगा। सेकेंड पे पावर -3 था ये, लेकिन पावर माइनस हो जाने के कारण ये चीजें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो आपका सेकेंड पर पावर +3 हो जाएगा, और एम्पियर सेकेंड यहाँ पे
ये माइनस वाला इसको क्या बना देगा प्लस, भाई अब बच क्या जाएगा एम्पियर। अब पावर -1 रहता तब लिखते हैं, लेकिन पावर यहाँ पे तो +1 है, तो लिखे यानी कि बात बराबर है। आपको यहाँ तो समझ में आ गया ना कि कैसे पावर ये सारे माइनस वालों को प्लस कर दिया, प्लस वाले को कैसे माइनस कर दिया, ये बेसिक चीज है, ठीक है। तो आपको इतना सा पता होना चाहिए। अब इसका आगे स्टेप क्या करते हैं, लेकिन मेरा बोर्ड तो हो चुका है फुल। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे करनी होगी थोड़ा सा, एक काम करते हैं इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं जैसे कि डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ पे बीमा डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं। तो इसका बीमा का बात करें तो इस जगह मेरा शायद अट सकता है, तो मैं हटा सकती हूँ। ये जो एम्पियर है भाई, तो एम्पियर और ए एम्पियर मिलके क्या हो जाएगा, एम्पियर पे पावर 2 हो जाएगा। और ये सेकंड मिलके क्या हो जाएगा, सेकंड पे पावर 4 हो जाएगा। तो वही चीजों को आप केजी पर 1 हो जाए। मीटर पे पावर -2 है, तो बस आपको मीटर पे पावर -2 लिख देनी है। और सेकंड पर क्यूब है, और ये सेकंड मिलके क्या हो जाएगा, सेकंड टू द पावर 4। और एम्पियर मिलकर क्या हो जाएगा, 2 को एम्पियर, तो ये आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो सिंपल सा यही हो गया आपका। एक तरह से बोला जाए ना, तो ये आपका एक तरह से ऐसा ही मात्रक भी हो जाता है, धारिता या क्षमता का, ठीक है। और इससे आप निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे भाई, तो इसका मुख्य रूप से इतना रूप मेरा निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, केजी की जगह एम लिख देनी है, और m की जगह l लिख देनी है, s की जगह आपको t लिख देनी है, a की जगह a ही रह जाता है, फिर कभी कभी आपको i दिख जाएगी। दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। पावर क्या है भाई, एक में 2 है, एक में 4 है भाई, एक में -2 है, एक में क्या है -1 है। तो यही चीजें निकल के आ गई आपकी वीमा। तो क्लियर हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक सारे चीजें। ये रहा उसका आपका डिफिनेशन, और ये रहा फॉर्मूला उसका, ये रहा ऐसे ही मात्रा, ये रहा बीमा सूत्र। कैसे निकला मैं वो आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। अब बात कर लेते हैं समांतर पट संधारित्र का आप कैसे निकालते हैं व्यंजक। ओके, तो फटाफट आप हेडिंग लगाइए कि समांतर पट संधारित्र का व्यंजक। ओके, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है। अगर आपको समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करने बोलेगा तो आप कैसे करेंगे भाई। समांतर पट संधारित्र, सबसे पहले बोलेगा मैं समांतर पहले प्लेट बना लेती हूँ भाई। तो ये रहा मेरा कुछ समांतर प्लेट, ठीक है। तो एक में प्लेट को ऐसे क्या करती हूँ, विभवांतर वाली दोनों प्लेटों को जोड़ देती हूँ बैटरी के साथ, ठीक है। विभवांतर वाला ये रहा आपको बैटरी, एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव, ये रहा आपका प्लस और ये रहा आपका माइनस, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब जितना इधर होना चाहिए उतना इधर भी होना चाहिए। ओके, अब क्या करना है आपको, इसको इस पृष्ठ घन सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र रहा आपका, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपसे पूछे तो ये मान लेनी है आपको डी डिस्टेंस है, और क्षेत्रफल पूछे प्लेट का तो यहाँ पे ए रख देना है। बस आपका फिगर बन के रेडी हो गया भाई। थोड़ा मैं माइनस को यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ये प्लस को भी मैं नीचे लिख देती हूँ, और सिंपल सा इस फिगर में आप क्या क्या अपना एक्स्ट्रा खोपड़ी लगाए हैं उस चीज को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। मतलब भाई आप यहाँ पे क्या क्या वर्क किए इस फिगर में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, माना कि एक समांतर पट संधारित्र है भाई, सिंपल सा, जिसका क्षेत्रफल क्या है ए है, और इसके दोनों प्लेटों को भी विभवांतर वाले बैटरी के साथ जोड़ा गया है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, डी दे रखी है, ठीक है। तो वही चीजें को लिखनी है यहाँ पे, तो लिख देते हैं सिंपल सा। यहाँ लिखिए आप, माना कि एक समांतर पट संधारित्र है जिसकी क्षेत्रफल ए है, इन दोनों प्लेटों को भी विभवांतर वाली बैटरी के साथ जोड़ा गया है, और इन दोनों प्लेटों का दूरी का बात करें तो आपको डी दे रखी है, ठीक है। दोनों प्लेटों का दूरी क्या है भाई, डी है। तो सिंपल सा ये हो गया आपका, माना कि ये हो गया फिगर भाई। अब आपको इधर चलनी है कैसे बनाना है इसका डेरिवेशन की ओर। ओके, तो सिंपल सा आपको इसमें तीन चीज निकालनी है, वो है आपका ई, भी और सी। ओके, ई है विद्युत क्षेत्र, भी है विभवांतर, यहाँ पे सी है धारिता। ओके, लास्टली आपका धारिता निकलेगा। सबसे पहले ई और भी पहले निकालिए, यानी कि प्लेटों के बीच आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे अब
संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। ओके, तो मैंने पढ़ा है कि कोई प्लेट है, उस विद्युत क्षेत्र का बात किया है, समांतर पट संधारित्र का। तो मैंने तो पहले ही पढ़ रखा है भाई कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये चीजें होती है। संधारित्र के प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र का बात करें तो विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू मैंने पढ़ रखा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स पिछले से लेक्चर वॉच करते रहेंगे तो उनको सारी चीजें पता होगी। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये चीजें मुझे यहाँ लिख देनी है भाई। तो लिखते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज इक्वल टू मैंने पढ़ा है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, सिग्मा हो जाती है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व इज इक्वल टू क्यू बाय होता है आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल को हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व नाम देते हैं। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है सतत आवेश वितरण में। ओके, तो अब क्या करना है आपको, क्यू बाय ए लिख देना है सिग्मा की जगह पे। तो ई इज इक्वल टू जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं क्यू ए, तो ये एप्सिलॉन नॉट पहले से था तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ई भी सी निकालना है। अब आपको भी निकालनी है, तो भी निकालते हैं आप, तो कैसे निकालेंगे, अब आप ये लिखेंगे यहाँ पे तथा तथा संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर। ओके, जैसे विभवांतर निकालते हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है भाई, एक फॉर्मूला आता है आपने, मैंने आपको रिलेशन बताई थी कब किस किस का बारे में भाई, एक बताए थे हम आपको कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच का रिलेशन क्या निकलता है, तो आपने निकाला था E इज इक्वल टू V बाय R। बट यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, विभवांतर भी चाहिए, तो V इज इक्वल टू सिंपल सा इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो E और इनटू आपका क्या निकल के आ जाता है R। लेकिन R की जगह पे आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस मुझे D दे रखी है, तो यहाँ पे मैं R को नहीं लिखूंगी। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, लिख देना है V इज इक्वल टू D इंटू E लिख देना है। ओके, सिंपल सा मैंने जो अभी आपको बताई। ओके, क्लियर हो गया मैं कहाँ से किस चीज को लाती हूँ, आपको सारी चीजों को दिखा के चलती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कहाँ से फॉर्मूला आ गया भाई। तो आपको पता चल गया V इज इक्वल टू D इंटू E कैसे आया भाई, सिंपल सा। अब आपको क्या करना है, ये जो E है उसकी जगह पे ये मान आप रख दीजिए। ओके, इसको क्या कीजिए आप इक्वेशन पहले सेकेंड मान लीजिए, यहाँ पे लिखिए आप समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो जैसे ही आप मान रखते हैं समीकरण 2 में तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, D इंटू क्यू बाय ए ई एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा इक्वेशन थर्ड मान लेनी है। ओके, क्या निकलता है डेरिवेशन होके भाई, ये निकलता है V का जगह जैसे मान पुट करते हैं तो वो चीजें क्या निकल जाती है मेरी, V इज इक्वल टू D क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। कैसे, अब सिंपल सा ये D है वो चीजें ऊपर में ही है भाई, E की जगह Q जो है वो चीजें ऊपर में, इसलिए ऊपर में रह गया, ए ई एप्सिलॉन नॉट आपका नीचे आ गया। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट, अब वो चीजें यहाँ पे आ गई, इसको इक्वेशन थर्ड मान लें। लेकिन मेरा तो बोर्ड हो चुका है फुल, अब क्या करना है, मुझे इधर वाले को क्लीन करना है, फटाफट एक बार नोट कर लीजिए फिर मैं आपको इधर लेके तो अब मैं इन सारी चीजों को क्लीन कर देती हूँ भाई। आपने नोट तो कर लिया होगा, अब सिंपल सा अब यहाँ पे आपको लास्ट स्टेप करना है कि संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं आप, वो चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। अब लिखिए और यहाँ लिखिए संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता इज इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बताया C इज इक्वल टू क्यू बाय V। ये फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको ताजा ताजा बताई ना। अब आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में आपको V की जगह पे इसका मान पुट कर देनी है, तो इसको इक्वेशन आपको फोर्थ मान लेनी है और यहाँ पे लिखनी है आपको समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो C इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाता है, ये फॉर्मूला मेरा C इज इक्वल टू निकल के आ जाता है, Q की जगह पे Q रहेगा भाई, V की जगह पे इतना मान दे रखा है तो D Q और ये रहा आपका A E एप्सिलॉन नॉट। ये Q से Q खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या भाई, C इज इक्वल टू ये A E एप्सिलॉन नॉट नीचे है, जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये A
ई एप्सिलॉन नॉट बाई डी बचता है। कैसे ये चीजें निकल के आई आपको यहाँ पे मैं समझाती हूँ। सी इज इक्वल टू क्या है, डी है, पहले पावर में क्या बचा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है भाई, तो यहाँ पे डी है और नीचे क्या है, ए ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्रॉस इसको जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीजें ए ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाती है और डी है वो चीजें नीचे आ जाती है। तो यही चीजें यहाँ पे निकल के आई है। तो फॉर्मूला आपका लास्ट में निकल के क्या आ जाता है, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन प्रूव होकर निकल के आ जाता है आपका सी इज इक्वल टू ए ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और हाँ, ये जो डेरिवेशन है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आप कोई भी बोर्ड के हो, आप ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा मैंने जितना बताया आपको आज की क्लास में, आपको कॉपी में फटाफट नोट करनी भाई। और आज का ये जो कैपेसिटर वाला डेरिवेशन है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये डेरिवेशन को आपको घोट के पी जाना है। ठीक है, मतलब कि इतना अच्छे तरीके से आपको इसको रिवाइज करना है कि हम चाहे तो किसी और को भी समझा सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार और धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।